हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो है नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये 12 में भी सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो उसके लिए है। दूसरा बीकॉम जो सेकेंड पार्ट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये चैप्टर है। सेम थ्योरी है, सब कुछ सेम है, सिर्फ अंतर इतना है उनका प्रैक्टिकल अलग होता है बीकॉम सेकेंड पार्ट के लिए। जो 12 हैं बिहार बोर्ड में थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चंस आता है और सीबीएसई के जो 12 के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा इससे मतलब बिहार बोर्ड के अपेक्षा ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आता है। बस टॉपिक सेम है, एक दो टॉपिक का हेर फेर है। हम लोग पूरे टॉपिक को मतलब इसमें इंक्लूड करने वाले हैं, मतलब जो भी चीज़ सिलेबस में है 12 से लेकर के मतलब बिहार का जो ग्रेजुएशन का पार्ट 2 है वहाँ तक के लिए। चैप्टर का नाम फिर से हम लोग बात कर लेते हैं, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं गैर लाभकारी संस्था। अच्छा, गैर लाभकारी का जैसे ही हम लोग बात करते हैं इसका मतलब क्या है, सीधे से एक हिसाब लगाते हैं, वैसी संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है तो उसको हम लोग गैर लाभकारी संस्था कहते हैं। ये एक डेफिनेशन इसके नाम से निकलता है। दूसरा बोलेंगे वैसी संस्था जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों या समाज को मुफ्त में सेवा प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य मुफ्त और कम कीमत पर समाज को सेवा प्रदान करना होता है, उसे गैर लाभकारी संस्था कहते हैं। ये हो गया। इसकी विशेषताएं, तो पहला विशेषता होता है कि ये सामाजिक कल्याण और सदस्यों के कल्याण के लिए गठित किया जाता है, मीन्स वेलफेयर ऑफ मेंबर्स और वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। दूसरा, ईच एंड एवरी सर्विस इज़ गिवन एट फ्री और एट ए रिजनेबल कॉस्ट, मतलब कम कीमत पे या फिर मुफ्त में अपनी सेवाओं को देता है। तीसरा है इसका कि इट इज़ क्रिएटेड फॉर promoting the culture, religion, or to serve the society below poverty line or anyone else। मतलब हिंदी में अगर बोलना चाहे तो उन लोगों को सहायता करने के लिए ये स्थापित किया जाता है जो एकदम समाज के मारे हैं। या फिर दूसरा, कला और संस्कृति और धर्म को बचाने के लिए इस संस्था का गठन किया जाता है। इसका स्रोत, प्रमुख स्रोत, मतलब अब जब मान लीजिए कि ऐसा संस्था है जो कोई प्रॉफिट वाला काम नहीं कर रहा है, कोई सेल का काम नहीं कर रहा है, सिर्फ सेवा दे रहा है, वो भी मुफ्त में दे रहा है, तो कहीं ना कहीं से तो इसको पैसा आएगा तभी तो ये करेगा। तो इसको पैसा आता है दान और चंदा से, जो इसके मेंबर देते हैं, या फिर जो मेंबर नहीं है मतलब जो सदस्य है और जो सदस्य नहीं है वो दान के रूप में इसको देते हैं पैसा और उसके ये काम अपना करता है। ऐसी संस्था अगर होती है तो उसका सबसे पहला उद्देश्य होता है, या फिर ऐसी संस्था जो होती है उनका मुख्य उद्देश्य ही होता है समाज का भलाई या फिर अपने सदस्यों का भलाई। अब आते हैं कि ऐसा जब संस्था है तो फिर क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता होगा, क्योंकि इंडिया में नहीं वर्ल्ड में हर जगह पे ये संस्था पाई जाती है और हर जगह अपने अपने हिसाबों से यहाँ पे कुछ कुछ दायरे बनाए गए हैं। तो यहाँ पे इंडिया के हिसाब से हम लोग बात करते हैं, इंडिया में ऐसी अगर संस्था है तो उसको कम से कम 2-3 बुक्स को बनाना पड़ता है, मतलब 2-3 खातों को बनाना पड़ता है। पहला है कैश बुक, जिससे वो लोग रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, तो कैश बुक यहाँ ख़त्म हो जाता है, रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट मैंडेटरी में आ जाता है। दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तीसरा होता है बैलेंस शीट। चलिए, रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट जिसको बोलते हैं उसको प्राप्ति और भुगतान खाता कहा जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है उसको आय एंड व्यय खाता कहा जाता है, और आर्थिक चिट्ठा, बैलेंस शीट को आर्थिक चिट्ठा कहा जाता है। रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में हम लोग बात करते हैं, जैसा कि नाम से ही है रिसिट्स एंड पेमेंट्स, मतलब कैश मतलब रोकर या बैंक की प्राप्ति और उसका भुगतान, इससे संबंधित जितनी भी एंट्रियां हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, जितने भी लेन देन हैं, सब का लेखा जोखा इस खाते में किया जाता है। और सिलेबस में एक और चीज़ है, रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट या प्राप्ति और भुगतान खाता का विशेषता क्या होता है, सीमा क्या होता है, तो ये आपके बुक्स में दिया हुआ है, एकदम आसान लैंग्वेज में दिया हुआ है, तो उसको समझा के टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग देख लीजिएगा, नोट्स समझ में आ जाएगा, बुक्स देख लीजिएगा तो भी समझ में आ जाएगा।
हम लोग बात करते हैं जो इसमें समझने लायक है। तो इसमें कुछ सोर्सेस का हम लोग बात किए कि कैसे ये संस्था चलती है। तो संस्था का चलाने का मेन और बड़ा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है सब्सक्रिप्शन, जिसको चंदा कहा जाता है। चंदा होता क्या है? तो संस्था का जो भी मेंबर होता है, जो भी सदस्य होता है, वो अपने सदस्यता के हिसाब से संस्था को वार्षिक, मंथली, मासिक या त्रैमासिक या अर्धमासिक रूप से कुछ पैसा रेगुलर वे में, मतलब हमेशा, रोजाना हो सकता है, महीने वाइज या वार्षिक तौर से कुछ पैसा देते हैं ताकि ये संस्था अच्छे से काम कर सके। उसको हम लोग बोलते हैं चंदा या सब्सक्रिप्शन। मतलब जब भी गैर लाभकारी संस्था अपने मेंबर से, अपने सदस्यों से कुछ पैसा एक निश्चित समय अंतराल के बाद पाते रहती है तो उसको हम लोग चंदा करते हैं। दूसरा होता है दान, डोनेशन। डोनेशन ना एक्चुअली दो प्रकार का होता है। डोनेशन और चंदा में क्या डिफरेंस है हम थोड़ा बात कर लेते हैं। चंदा के लिए मेंबर होना जरूरी है, सदस्य होना जरूरी है। इस संस्था का सदस्य होइएगा तभी आप इस संस्था को चंदा दे सकते हैं। दूसरा दान। दान के लिए क्या है कि मेंबर हो या ना हो, मतलब यू आर मेंबर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन और नॉट, मीन्स आप इस संस्था के सदस्य हैं या नहीं। अगर अपनी स्वेच्छा से आप संस्था को कुछ भी पैसा, संपत्ति कुछ भी देते हैं, ठीक है, तो वो उस संस्था के लिए दान माना जाता है। अब दान दो प्रकार का होता है। पहला दान जिसके लिए कोई मुख्य उद्देश्य नहीं होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल डोनेशन, साधारण दान। इसको आय माना जाता है। सब्सक्रिप्शन के बारे में भी हम लोग वार्षिक का बात किए हैं, मतलब क्या है, वो भी एक तरह का आय है। अब दान में दूसरा ऐसा दान जिसको देते समय दानदाता बोलता है कि इससे ये काम किया जाएगा, उससे वो काम किया जाएगा, मतलब यहाँ पे एक विशेष टैग लग गया या विशेष एक उद्देश्य आ गया। तो विशेष उद्देश्य के लिए अगर कोई दान प्राप्त होगा तो उसको हम लोग स्पेसिफिक डोनेशन कहते हैं, और ये लायबिलिटी की तरह व्यवहार होता है जब तक वो काम पूरा नहीं किया जाता है। फिर तीसरा आता है एडमिशन फ़ी, एंट्रेंस फ़ी, प्रवेश शुल्क कहते हैं। इस संस्था में अगर कोई सदस्य बनना चाहता है कोई व्यक्ति, तो उनको जो फ़ी देना पड़ता है, वो जो फ़ी देते हैं उसको हम लोग प्रवेश शुल्क या फिर प्रवेश शुल्क कहते हैं। ये भी आय माना जाता है इस संस्था के लिए। फिर आता है एक और चीज़, मेंबरशिप फ़ी और लाइफ मेंबरशिप फ़ी। मतलब मेंबरशिप फ़ी को अगर हम लोग कैटेगरी करें तो दो कैटेगरी में आएगा। एक आएगा जिसमें आपको होगा एनुअल मेंबरशिप फ़ी और एक आएगा लाइफ टाइम मेंबरशिप फ़ी। वार्षिक सदस्यता शुल्क का मतलब है उस सदस्य को ना हर साल अपने सदस्यता शुल्क को देना पड़ेगा सदस्य बने रहने के लिए। और दूसरा होता है लाइफ टाइम मेंबरशिप फ़ी। लाइफ टाइम मेंबरशिप फ़ी का मतलब होता है लाइफ में एक बार दे दीजिए, आनंद से रहिए। जैसे थोड़ा सा एक बात करते हैं, आज से 1-2 साल पहले का बात है, या 1-2 साल नहीं 2-3 साल पहले का बात है। पहले लाइफ टाइम प्रीपेड प्लान आता था, मतलब सिम कार्ड दो तरह का मिलता था। एक सिम कार्ड जो पोस्टपेड होता था और एक होता था प्रीपेड। प्रीपेड में भी दो तरह का होता था, एक मंथली आप रिचार्ज करो और उसके हिसाब से आपका अवधि बढ़ते जाएगा, और एक था लाइफ टाइम 10 साल 15 साल के लिए, जब तक कंपनी का रजिस्ट्रेशन है आप उतने देर के लिए आपको एक सिम दे दिया गया, आपको कोई रिचार्ज करने का ज़रूरत नहीं है, ये फलान टिकान कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, आपका चलने लगा। ये क्राइटेरिया पहले था, अब तो नहीं है। जब से जियो आया तब से ये स्थिति थोड़ा अलग हो गया। डॉट जब से इस सब में इन्वॉल्व हुआ तो थोड़ा सा स्थिति अलग हो गया, तो वो हम लोग चर्चा में नहीं जाएंगे। मतलब सीधा सा बात है, एक बार आप किसी को कुछ पैसा दे दिए और ज़िंदगी भर आपको नहीं देना पड़ेगा तो वो लाइफ टाइम मेंबरशिप फ़ी हो गया, और आपको हर साल देना पड़ेगा तो इसको बोलते हैं एनुअल मेंबरशिप फ़ी या जनरल मेंबरशिप फ़ी। जनरल मेंबरशिप फ़ी इनकम होता है, लाइफ टाइम मेंबरशिप फ़ी एक तरह से लायबिलिटी होता है गैर लाभकारी संस्था के लिए। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, वो है लेगेसी। लेगेसी का मतलब होता है वसीयत, विल, रिक्त बोलते हैं इसको हिंदी में। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कुछ अपना वसीयत करके जाता है कि अगर वो मरता है तो उसकी सारी संपत्ति किसी गैर लाभकारी संस्था को दे दी जाएगी।
इसको लायबिलिटी माना जाता है, लेकिन इसको कैपिटल में जोड़ा जाता है, और कैपिटल तो इस व्यवसाय में होता नहीं है, तो कैपिटल फंड उसको बोला जाता है, उसमें इसको जोड़ के दिखाते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग दिखाते हैं कि ऐसा कैसे कैसे कोई कर सकता है। तो इसके लिए लेगेसी के लिए कोई मेंबरशिप होना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए, कोई भी आदमी स्वेच्छा से कर सकता है। जैसे हम लोग फिल्मों में, पुराने फिल्मों में देखते थे कि हीरो अगर उबारू है, उदंड है, लोफर है, तो उसके माता पिता धनवान है, तो क्या बोलते थे कि हम अपना ऐसा विल करके जाएंगे कि हम अपना पूरा संपत्ति किसी संस्था को, किसी ट्रस्ट को दान के दे के जाएंगे। तो ट्रस्ट जो चीज़ था ना, वही गैर लाभकारी संस्था है, उसका एक रूप है ट्रस्ट। गैर लाभकारी संस्था का एक रूप है ट्रस्ट। आगे हम लोग बात करते हैं इंडाउमेंट फंड। एक आता है इंडाउमेंट फंड का मतलब होता है समर्पित निधि। समर्पित निधि क्या होता है? तो जब किसी संस्था को, मतलब इस गैर लाभकारी संस्था को कोई ऐसा पैसा मिलता है जिसमें पूरा स्पेसिफिकली बोला जाता है आपको न सिर्फ इस संपत्ति को खरीदने के लिए, संपत्ति का नाम भी मेंशन होना जरूरी है, संपत्ति का नाम उसमें दिया हुआ होना चाहिए, वो खरीदने के लिए ही आपको दान दिया जा रहा है, ये पैसा उसी के लिए खर्च होगा, सिर्फ उसी के लिए खर्च होगा, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं समर्पित निधि। ये भी लायबिलिटी होता है, जब तक वो संपत्ति नहीं खरीदा जाता है तब तक इसको संभाल के लायबिलिटी के एरिया में रखा जाता है। अब बात करते हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का बात हम लोग किए थे उस सब, इसके अलावा भी बहुत सारा सोर्सेस आता है, तो वो जनरल कॉमन से जो अनकॉमन चीज़ें थी उसका हम लोग डिस्कशन कर लिए। अब आते हैं कि रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में हम लोग जैसे चर्चा किए कि इसका विशेषता और इसका सीमा आपको बुक्स में मिल जाएगा और इजी वे में है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको तो मैंने लिखवाया है, बुक से इंडिकेट कर दिया था। जो मेरे स्टूडेंट नहीं है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके पास एस.के. सिंह की बुक होगी, अगर आप 12 के होंगे, ग्रेजुएशन के भी होंगे तो भी एस.के. सिंह या एस.एम. शुक्ल का बुक होगा, आप उसमें जाइएगा, इस चैप्टर को खोलिएगा, वहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है। जो मैं समझाया हूँ वो भी दिया हुआ है, वो थोड़ा बहुत बड़े लैंग्वेज में बहुत बड़ा बड़ा करके दिया हुआ है, उसको छोटा करके हम समझाने का कोशिश किए हैं। तो वीडियो देखिएगा प्लस उस थ्योरी को रीड कर लीजिएगा, या उस थ्योरी को रीड कीजिएगा, उसके बाद वीडियो देखिएगा। वीडियो मैक्सिमम मोटा मोटी 20 से 25 मिनट का बनने वाला है, उससे ज़्यादा का बनेगा नहीं, और उसमें हम सारा चीज़ क्लियर कर देंगे। दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सेम चीज़ हम बोलने वाले हैं कि इसकी विशेषता जो है, इसकी जो सीमा है, वो सारा चीज़ आप वहाँ बुक्स का हेल्प ले लीजिएगा। हाँ, अब एक और टॉपिक बचा हुआ है जो इसमें समझाना है, इसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल टॉपिक्स है, तो प्रैक्टिकल टॉपिक्स हम सेकेंड वीडियो में लाएंगे। तो आई होप आप लोग देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद हो सकता है 2-3 दिन के बाद एक टॉपिक पे, जैसे रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट पे हम लोग थोड़ा सा वीडियो बना दिए प्रैक्टिकल। बुक्स मैं एस.के. सिंह का 12 वाला इस्तेमाल करूँगा, अगर उससे नहीं समझ में आएगा तो फिर एक क्वेश्चन मैं सेकंड पार्ट का उठा लूँगा, बीकॉम सेकंड पार्ट का। अच्छा, एक और चीज़ बोलना था कि ये चैप्टर ना सीए इंटरमीडिएट में भी है, तो क्या उनके लिए मेरा वीडियो काफ़ी नहीं है? काफ़ी है। जो चीज़ मैं समझाया हूँ ये सारा चीज़ आपका सिलेबस में है, इससे ज़्यादा है क्या? नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ होने वाला है वो सारा पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा। तो डिस्कस करने के समय में चलो आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ होता है इस चैप्टर में पढ़ाया जाता है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग और नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग, कोष लेखांकन और गैर कोष लेखांकन। सबसे बड़ा चीज़, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को, क्या चीज़ नया चीज़ बोल दिए। सीधा सा बात, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। बिहार में हम लोगों के यहाँ सबसे बड़ा, जब कोई लड़की पैदा होती है तो क्या करते हैं, शुरू से उसके नाम पे कुछ कैश रखते जाते हैं, एक जगह पे जमा करते हैं, और फिर उसकी शादी में जो खर्चा होता है वो उसी से खर्चा हम लोग करते हैं। इसी को कोष लेखांकन कहते हैं। अब सीधा सा बात, कोष लेखांकन, कोष का मतलब होता है कैश, यहाँ पे और कहीं पे भी कोष का मतलब होता है एक जगह पे कैश इकट्ठा करो, फिर जो काम करना है तो उसी कैश का इस्तेमाल करेंगे। ये इस तरह का बिजनेस है। वैसे भी गैर लाभकारी जो संस्था होती है वो कैश बेस्ड होती है, नॉन कैश बेस्ड नहीं होती। मतलब कैश बेस्ड का मतलब होता है सारा ट्रांजैक्शन ना कैश में होने वाला, उधारी कुछ होने वाला नहीं है। गैर कोष लेखांकन में चलते हैं तो गैर कोष लेखांकन का मतलब है कि जहाँ पे कैश भी हो और विदाउट कैश भी हो, मतलब कुछ उधारी लगा दिए और कुछ तुम्हारा कैश में कर लिए, तो इसको बोलते हैं गैर कैश। अब इसी को इतना बड़ा टॉपिक बना दिया गया इसमें, और लास्ट में निचोड़ निकालोगे तो एक ही चीज़ आएगा
कि वैसी अकाउंटिंग पद्धति, वैसी लेखांकन की पद्धति जहाँ पे पैसे का ट्रांजैक्शन किया जाता है, या तो पैसा जमा करके फिर उसका ट्रांजैक्शन किया जाता है, या ट्रांजैक्शन करते समय उस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोष लेखांकन, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग, पैसा नहीं भी रहे तो हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मान लो एक चीज़ बताते हैं, दो तरह का कार्ड, बेसिकली दो तरह का कार्ड इंडिया में आता है। एक होता है प्रीपेड बेसिस। प्रीपेड बेसिस का मतलब है एटीएम कार्ड, जिसको आप लोग जानते हो, उसको डेबिट कार्ड बोला जाता है। मतलब आपके अकाउंट में पैसा है, उस पैसे से आप कुछ भी खरीद सकते हो, जितना खरीदोगे वो आपके अकाउंट से कटेगा। आपके अकाउंट में अगर पैसा रहेगा तभी आप खरीद सकते हो, नहीं तो नहीं खरीद सकते। दूसरा एक और चीज़ होता है जिसको बोलते हैं क्रेडिट कार्ड, उधार कार्ड लेन देन। मतलब आपके पास पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक तरह से लोन होता है, लेकिन 30 दिन का इसमें पीरियड दिया रहता है कि 30 दिन में आप पेमेंट कर दोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। इस कार्ड के लिए कुछ क्राइटेरिया मेंटेन करना पड़ता है, और उस कार्ड से आप कुछ भी खरीद सकते हो, जितना उसका लिमिट है। उसके लिए आपके बैंक अकाउंट में पैसा हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, आपके पास वो कार्ड है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, उसका जितना लिमिट है वहाँ तक उधारी परचेज कर सकते हो। वही चीज़ है गैर कोष लेखांकन या नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि इस पे दो क्वेश्चन बनता है, एक व्हाट डू यू मीन बाय फंड बेस्ड अकाउंटिंग, और डिफरेंस बिटवीन फंड बेस्ड अकाउंटिंग और नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ये सारा चीज़ आपको बुक्स में मिल जाएगा, इसका डिफरेंस भी मिल जाएगा, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है इस टॉपिक से तो यूट्यूब पे डाल रहा हूँ मैं, वहाँ पे कमेंट सेक्शन रहता है, वहाँ पे लिख दीजिएगा कि इस पॉइंट को क्लियर कर दीजिए। अगर कोई इसके अलावा भी कोई पॉइंट में प्रॉब्लम हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो उसको भी डालिएगा, और मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा उसमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है उसको समझाऊँगा। फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन पे हम लोग चर्चा करेंगे, फिर फंड बेस्ड अकाउंटिंग जो है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, या फिर स्पेसिफिक से हम लोग बात करेंगे। एक और टॉपिक जो लास्ट बचता है इसमें, कंज्यूमेबल स्टोर्स। कंज्यूमेबल स्टोर्स का मतलब होता है कि बहुत ऐसा चीज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, बहुत ऐसा चीज़ जो मतलब यूज करते हैं तो उसका लाइफ ख़त्म होते जाता है। जैसे हम लोग बैट खेलते हैं तो बैट का एक लाइफ होता है, वो उतना दिन खेलने के बाद वो बैट टूट जाता है या ख़त्म हो जाता है, उसका यूजेस ख़त्म हो जाता है। कंज्यूमेबल स्टोर्स या कंज्यूमेबल गुड्स का मतलब होता है आप उसका इस्तेमाल करते करते ना उसकी यूटिलिटी को ख़त्म कर दी, उसकी उपयोगिता को ख़त्म कर देते हो, तो उसको कंज्यूमेबल गुड्स में कहते हैं। तो उसका भी ट्रीटमेंट अकाउंटिंग कुछ आता है इसमें, इस चैप्टर में। तो हम लोग उसको ना प्रैक्टिकल माध्यम से, एक्चुअली वो पूरा प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल के माध्यम से ही हम उसको समझने वाले हैं। और आशा करता हूँ कि सब कुछ अच्छा लगा हो, समझ में आ रहा हो। नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार दो बार वीडियो कम से कम देखिएगा। 2 बार में नहीं समझ में आया, 3 बार में पक्का समझ में आने वाला है। हाँ, लेकिन सिर्फ वीडियो नहीं देखिएगा, उसके साथ बुक्स भी थोड़ा देख लीजिएगा। और जिस तरह का माहौल है तो क्या होने वाला है वो तो पता नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक चैप्टर का थोड़ा वीडियो बना के थोड़ा क्या है उस चैप्टर को पूरा वीडियो के माध्यम से कर दूँ, फिर ऑटोमेटिकली मेरे स्टूडेंट्स के पास चला जाता है। जो मेरे स्टूडेंट नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास बुक है, अब बुक को आधा घंटा रीड कर लो, पूरा छुट्टी है, चारों तरफ कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको रीड कर लो, फिर उसके बाद मेरा वीडियो देख लो, या मेरा वीडियो देख लो फिर रीड कर लो, तो आपको मोटा मोटी थ्योरी तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। प्रैक्टिकल का जहाँ तक बात है, मैं कोशिश करता हूँ एक दो क्वेश्चन हर टॉपिक पे अपलोड करूँ बना करके, समझाते हुए। अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया किसी को अगर पर्सनली, तो मेरा मोबाइल नंबर भी मेंशन रहता है। आप फेसबुक पे जाइएगा, केम स्टडी सर्कल टाइप कीजिएगा वहाँ पे, या गूगल पे जाइएगा केम स्टडी सर्कल टाइप कीजिएगा, साकेत सर उसके साथ टाइप कीजिएगा, आपको नंबर मेरा मिल जाएगा। नहीं भी नंबर मिलता है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 969333100309 ये मेरा नंबर, व्हाट्सअप नंबर, आराम से फेसबुक नंबर भी है, तो आप आराम से यहाँ पे डाल दीजिएगा, या क्वेश्चन का स्नैप ले करके मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं बना दूंगा। हाँ, अब बोलिएगा कि जिस समय आप भेजे हैं उसी समय बना दे, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि डिले होगा, लेकिन आपको पक्का मिलेगा। हाँ, रीजनेबल टाइम में मिलेगा। हो सकता है कि आप बनाएं तो शाम तक आपको मिल जाना चाहिए, मेरे ख्याल से 7 से 7:30 के बीच में आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो आई होप क्लियर है, हो सके तो
थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर लीजिएगा जिनके पास नहीं है या जिनको थोड़ा सा आसान भाषा में करने का कोशिश किया हूँ, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा तो दूसरे को भी फ़ायदा होगा और लॉकडाउन में और अच्छी तरह से फ़ायदा होगा, तो वो लोग भी कम से कम दुआ देंगे या फिर प्रार्थना करेंगे। और होप सो मैं दूसरा टॉपिक भी जस्ट लेके ही आऊँगा। हो सकता है कि इसके बाद फिर 12 का कुछ वीडियो डालूँ। अब एक और चीज़ सोच रहा हूँ कि फ़र्स्ट पार्ट का भी कुछ वीडियो डालूँ। तो फर्स्ट पार्ट का अगर बीकॉम फर्स्ट पार्ट यहाँ का अगर डालूँगा तो वो 12 से भी रिलेवेट होगा और फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड होगा। कंपनी का मैं वीडियो शायद बनाता हूँ, अभी तक प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि कैसे उसको छोटा सा 20-25 मिनट के क्लास में उसको अरेंज करूँ, उसके थ्योरी को अरेंज करूँ, फिर उसके बाद उस पर काम करूँ। तो उसके पे नोट्स मैं बना रहा हूँ, तो फिर नोट्स बनाने के बाद मैं उसको डिस्कस कर लूँगा। चलिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।